हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जो सीरीज हमने क्लास 10th मैथ की स्टार्ट की हुई ना बेटा, वो सीरीज का जी सेकंड क्लास ले रहे हैं हम। और सेकंड क्लास में हम चैप्टर नंबर 4, 5th और 6 को समाप्त करने वाले हैं बेटा। और फर्स्ट क्लास में हमने फर्स्ट 3 चैप्टर किए हैं बेटा, और आज इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4, 5th और 6 को खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं बिना देरी की हुई चैप्टर नंबर 4 की ओर। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बेटा आपके 2 टाइप के सम बनेंगे बेटा। एक तो आपको चेक करना होगा बेटा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बेटा। और जो सेकंड टाइप आएगी ना बेटा, उसमें हमने बेटा रूट्स फाइंड करने हैं। और रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होंगे बेटा। फर्स्ट तो फैक्टराइजेशन से हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं बेटा, और सेकंड मेथड हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है बेटा, उसके जरिए भी हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जो फर्स्ट सम आ रहा है ना बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें हमने बेटा चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बेटा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा, वो ax² प्लस bx प्लस c होती है बेटा। यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री होगी ना, वो आपकी 2 आनी चाहिए बेटा, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यदि आपकी डिग्री 2 नहीं आती बेटा, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे बेटा। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आ रही है ना बेटा, वो x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा। और हमने इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में ये बताएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बेटा। तो पहले नहीं बताना कि बेटा ये इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऐसा नहीं करना बेटा एग्जाम में। सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे उसको, लास्ट में जो आंसर आएगा ना, फिर हम रिजल्ट पेश करेंगे कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बेटा। तो सबसे पहले तो जहां पे होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, तो जहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये आपका एसटीज ही रहेगा। x² प्लस 3x प्लस 1 हम एसटीज ही लिखेंगे। और जहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर बन चुका है बेटा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, जो a माइनस b का होल स्क्वायर होता ना बेटा, ये a² प्लस b² माइनस 2ab के बराबर होता है बेटा। ये आइडेंटिटी होती है। तो ये फॉर्मूला जहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो a की जगह x आ रहा है तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, यानी कि x² हो जाएगा, प्लस b² होता है बेटा आगे। b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके आगे माइनस 2ab, a की जगह x आ रहा है और b की जगह हमारे पास 2 आ रहा है बेटा। ये तो आपका एसटीजी रहेगा, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 4। और इसको ना बीच में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस 4x आ जाएगा। x² प्लस 3x प्लस 1, ये तो आपका एसटीज रहेगा। और इसको हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये x² प्लस का है बेटा और ये माइनस का है, ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x प्लस 4x 7x हो जाएगा। और 4 से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि बेटा माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं आ रही बेटा, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो हमने चेक करना था बेटा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो लास्ट पे बेटा जो आंसर आएगा ना, उसकी हमने डिग्री को चेक करना है। यानी कि हाईएस्ट डिग्री जब आपकी 2 आ जाए तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, यानी कि जेस कहेंगे बेटा। और यदि आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं आती तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो इसका आंसर प्रूफ हो चुका है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई हुई बेटा। ये आपका फर्स्ट टाइप का सम था बेटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर नंबर 4 में आपके बेटा 2 टाइप के सम आएंगे। एक तो ये सम आएगा बेटा, हमको चेक करना होगा बेटा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी बेटा। हमारे पास एक स्टेटमेंट दी होगी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट पे ये चेक करेंगे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है या नहीं आ रही। यदि आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यदि नहीं आती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ये आपका फर्स्ट टाइप का सम था बेटा। तो चलते हैं सेकंड टाइप की। आपका सेकंड सम आ रहा है ना बेटा, इसमें हमने रूट्स फाइंड करने हैं बेटा। और इस चैप्टर में जो सेकंड टाइप है ना बेटा, उसमें रूट्स फाइंड ही करने हैं हमने। जो स्टेटमेंट होगी बेटा
सबसे पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करने के बाद हम उसके रूट्स फाइंड करेंगे बेटा। और रूट्स फाइंड करने के पास हमारे पास टू मेथड है बेटा। जो फर्स्ट मेथड है बेटा वो फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना उसके हम फैक्टर बनाएंगे तो रूट्स आ जाएंगे बेटा। यदि आपको फैक्टर नहीं आते बेटा तो आप डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा सकते हो बेटा, और उसके जरिए भी हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं बेटा। और जो आपका सेकेंड टाइप का सम आ रहा है ना बेटा, इसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा। सबसे पहले तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि इस स्टेटमेंट में बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है बेटा जिसमें एक 90 डिग्री एंगल बना हो। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल बना दिया, जहां पे ए बी सी मान लिया हमने बेटा। और इसमें लिखा हुआ है बेटा जो अल्टीट्यूड है ना, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। जो हाइट है ना बेटा वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेटा इट्स बेस से। यानी कि ये तो आपका बेस बन चुका है बेटा, ये आपकी अल्टीट्यूड बन चुकी है बेटा। और जो 90 डिग्री के सामने वाली ऑपोजिट साइड होगी ना बेटा उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है बेटा। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, जो अल्टीट्यूड है ना आपकी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है इट्स बेस से। तो बेस तो हमारे पास नहीं पता, तो लेट हम मान लेंगे बेटा जो बेस है ना उसको हम एक्स मान लेंगे। तो बेस को तो हमने बेटा एक्स मान लिया, और जो अल्टीट्यूड है ना बेटा बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन दिया हुआ है बेटा, तो 7 सेंटीमीटर लेस करेंगे बेटा। तो जो अल्टीट्यूड है ना बेटा बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेटा। और इसके आगे लिखा हुआ है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा। हमने अदर टू साइड्स फाइंड करनी है बेटा, यानी कि जे साइड तो हमको पता है 13 सेंटीमीटर है, जो बची है ना बेटा टू साइड्स, एक तो बेस और एक अल्टीट्यूड, जे फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इस क्लास में बेटा जो भी सम हम करवाएंगे ना बेटा वो आपके एग्जाम में पूछे गए सम है बेटा। जो आपकी फर्स्ट क्लास थी ना बेटा उसमें भी जो सम हमने करवाए थे ना वो भी आपके एग्जाम में पूछे गए सम है बेटा। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जे क्लास भी आपके लिए बेटा। तो बेस को तो हम एक्स मान लेंगे, और जो अल्टीट्यूड है बेटा 7 सेंटीमीटर लेस देन दिया हुआ है बेस से, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बेटा, जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता ना, जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा ना बेटा वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है बेटा। यानी कि बेस का स्क्वायर, बेस को हम बी मान लेंगे बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर सम के बराबर होता है बेटा। परपेंडिकुलर को हम हाइट को परपेंडिकुलर कहते हैं बेटा, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा बेटा। तो जहां पे हम वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और उसके बाद ना हम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम रूट्स फाइंड करेंगे इसके। तो सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज आ रहा है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है बेटा 13 सेंटीमीटर लेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और इसके आगे बेस को हम एक्स माना है बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास x माइनस 7 दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा। तो स्क्वायर लेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होगा, एक्स स्क्वायर आपका एस डी रहेगा। और जहाँ पे फिर से आइडेंटिटी बन रही है बेटा, जो फर्स्ट सम में a माइनस बी का होल स्क्वायर किया था ना हमने, वो आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होती है बेटा, ए स्क्वायर ए की जगह एक्स आ रहा है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पड़ेगा बेटा 7 का स्क्वायर 49 होगा, और माइनस 2ab, ए की जगह एक्स आ रहा है और बी की जगह 7 आ रहा है। जहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा आइडेंटिटी, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है बेटा। ये आइडेंटिटी जहाँ पे अप्लाई किया है हमने, तो 169 आपका एस टी रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा। जे मल्टीप्लाई करेंगे बीच में, 2 7 का 14 माइनस 14x आ जाएगा, और ये आपका 49 एस टी रहेगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और जो आपका 169 है ना प्लस का है बेटा, इसको हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 120 आ जाएगा। माइनस की बड़े हैं इसलिए माइनस का साइन पड़ेगा बेटा। 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो बीच में एक्स स्क्वायर, 2 के टेबल में 14 7 आ जाएगा बेटा, और 2 के टेबल में 120 60 पे आएगा।
इज इक्वल टू 0, 2 को हम डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुके हैं ना बेटा वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आ चुके हैं बेटा। तो सबसे पहले जो रूट्स आएंगे ना बेटा एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, सबसे पहले जो स्टेटमेंट होगी ना उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आएंगे और उसके बाद ना हम 2 मेथड से हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट मेथड है ना बेटा वो आप फैक्टर बना सकते हो, इसके फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। और जो सेकंड है ना बेटा वो डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा सकते हो आप। तो हम दोनों ही मेथड से हम आपको जे सम करवाएंगे बेटा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे बेटा। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना सबसे पहले तो वो लिखेंगे, तो जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 दिया हुआ है बेटा। तो हमने फैक्टर बनाने हैं इसके, तो फैक्टर हमने फर्स्ट क्लास में सिखा दिए थे आपको बेटा। जो एक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेंट होता है ना सबसे पहले तो उसको लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। लास्ट नंबर 60 है तो 1 को माइनस 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस 60 आ जाएगा। और बीच में जो होगा ना बेटा उसको हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि तोड़कर लिखना होता है उसको। तो इसके आगे जो फर्स्ट टर्म होगी वो एज टीज और लास्ट टर्म जो होगी उसको एज टीज लिखेंगे हम। और हम आपको बेटा अब हमको 2 टेबल ऐसे चाहिए बेटा, 2 नंबर ऐसे चाहिए बेटा जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो माइनस 60 आ जाए और प्लस माइनस होकर माइनस 7 आ जाए। कौन से नंबर होंगे बेटा वो बेटा 12 और 5 हो सकते हैं बेटा। तो जहाँ पे माइनस 12x प्लस 5x लेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जब हम माइनस 12 प्लस 5 करेंगे ना इसका प्लस माइनस करेंगे ना तो माइनस 7 आ जाएगा। और माइनस 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा बेटा, यानी कि माइनस का 60 आ जाएगा। यानी कि जे नंबर ऐसे हैं बेटा जिनकी मल्टीप्लाई होकर तो आपका माइनस 60 आ जाएगा और प्लस माइनस होकर आपका बेटा माइनस 7 आ जाएगा। जे नंबर बिल्कुल फिट बैठते हैं बेटा। तो इसके आगे जो फर्स्ट 2 नंबर होंगे ना उससे कॉमन निकाल लेना आपने, तो x आ जाएगा x माइनस 12। इसके आगे जो लास्ट 2 नंबर होंगे ना वहां से हम कॉमन निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो बीच में x माइनस 5 के टेबल में 60 12 पे आएगा बेटा। जे आपके फैक्टर में बेटा जे दोनों नंबर सेम आने चाहिए। यदि आपके नंबर सेम नहीं आएंगे जे तो आपके फैक्टर मिस्टेक हो चुके हैं बेटा, उसको करेक्ट करना होगा आपको। तो जे नंबर अब सेम आ चुके हैं बेटा तो हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक बैठे हैं बेटा, करेक्ट बने हैं। तो इसके आगे x माइनस 12 को कॉमन निकाल लेंगे हम और जो बचेगा ना x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो x माइनस 12 को रखेंगे 0 के बराबर और x प्लस 5 को रखेंगे। जहाँ पे प्लस का 5 है बेटा दूसरी साइड माइनस 5 हो जाएगा और जहाँ से हमारे पास 12 आ जाएगी x की वैल्यू। जो आपका पॉजिटिव होगा ना बेटा उसको हमने रखना है बेटा, जो आपके नेगेटिव आएगी ना वैल्यू उसको रिजेक्ट करेंगे हम। जे नेगेटिव है इसको तो हम रिजेक्ट करेंगे बेटा, क्योंकि आपके रूट्स जो होंगे ना वो नेगेटिव में नहीं आने चाहिए बेटा। तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो एक रूट तो हमारे पास 12 आ चुका है बेटा और बेस को हमने x माना है इसलिए हमारे पास बेस तो 12 सेंटीमीटर आ चुका है। और एल्टीट्यूड x माइनस 7 थी बेटा, x की वैल्यू जहाँ पे 12 लेंगे तो माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि जो अदर 2 साइड्स है ना बेटा हमारे पास वो कितनी आ चुकी है, एक तो 12 आ चुकी है, एक 5 आ चुकी है बेटा, एक तो हमारे पास गिवन थी हाइपोटेन्यूज वो 13 सेंटीमीटर थी। तो इस स्टेटमेंट में हमको बेटा अदर 2 साइड्स फाइंड करने के लिए बोल रहा था, वो हमने फाइंड कर दी है बेटा। तो इसमें हमने क्या सीखा है बेटा इस सम में, तो हमको बेटा रूट्स फाइंड करने के लिए वो बोलेगा, स्टेटमेंट देगा वो। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाने के बाद हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम जे सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स आ सकते हैं बेटा। जो आपका सेकंड मेथड है ना बेटा डिस्क्रिमिनेट, वो भी हम कर देते हैं बेटा। तो जो आपका डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला होता है ना बेटा वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 2a होता है बेटा। जे डिस्क्रिमिनेट रूल होता है। तो जहां पे हम वैल्यूज फिल करेंगे जो a b c लेंगे ना बेटा, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना जहां पे
तो वहां से लेंगे बेटा, जे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा ना उसको ए कहेंगे। तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आ रहा है, और बी बेटा एक्स का कॉम्पिजेंट होता है, और एक्स का कॉम्पिजेंट जहां पे माइनस 7 है तो माइनस 7 लेंगे तो एक माइनस पहले ही है बेटा, तो प्लस का 7 हो जाएगा। इसके आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर होगा बेटा, बी हमारे पास माइनस 7 दिया हुआ है तो माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे। इसके आगे माइनस 4 ए सी, ए कौन सा होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का कॉम्पिजेंट 1, और सी हमारे पास जो कांस्टेंट है बेटा बगैर एक्स के बगैर है बेटा उसको माइनस 60 है बेटा, 60 लेंगे, और नीचे 2a होता है बेटा, 2a की जगह हम 1 लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ना बेटा तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू 7 आपका स्टेज रहेगा, और इसको 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे ना तो 49 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा, और नीचे क्या था 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके आगे बेटा 7 एज टीज रहेगा, और प्लस करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा बेटा, 289, और 289 का जो स्क्वायर रूट होगा ना आपका वो 17 होता है, तो 17 आ जाएगा। नीचे 2 आपका एज टीज रहेगा, और हमारे पास 2 वैल्यू जाएंगी बेटा, प्लस माइनस लिखा हुआ ना, सबसे पहले तो प्लस करेंगे और बाद में माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो 17 प्लस 7 करेंगे तो 24, नीचे 2 आ जाएगा, एक बार माइनस करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, नीचे 2 जे कैंसिल होकर 12 आ चुका है, और जे कैंसिल होकर माइनस 5 आ चुका है बेटा। जे तो हम रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि बेटा जो आपकी रूट्स नेगेटिव होगा ना उसको तो हम रिजेक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव आएगा ना बेटा वो 12 आ चुका है बेटा, और 12 जो वैल्यू हम जहाँ पे x की जगह हम फिल करेंगे तो हमारे पास अदर 2 साइड्स आ जाएंगी। आपके रूट्स सेम आएंगे बेटा, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो चाहे आप डिस्क्रिमिनेंट रूट से करो बेटा। यदि एग्जाम में बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से कहा जाए ना तो हम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाएंगे, यदि आपको डिस्क्रिमिनेंट रूल से निकालने के लिए वो कहे तो हम डिस्क्रिमिनेंट रूल ही लगाएंगे बेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है बेटा। चैप्टर नंबर 4 में बेटा आपकी 2 टाइप ही थी, एक तो फर्स्ट हमने चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे, और लास्ट पे ये देखेंगे बेटा कि हाईएस्ट डिग्री 2 है या नहीं है, यदि है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यदि नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो सेकंड टाइप है बेटा इसमें हमको रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास 2 मेथड है बेटा, एक तो डिस्क्रिमिनेंट रूल है और एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है बेटा। दोनों हमने सॉल्व करवा दी है बेटा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा बेसिक से के साथ हमने दोनों मेथड आपको क्लियर करवा चुके हैं बेटा। इससे रिलेटेड एक सम और करवाएंगे बेटा तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 से लिया गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो इसमें लिखा हुआ है बेटा कि कोई रेक्टेंगुलर पार्क का कोई ऐसा कोई डिजाइन संभव है बेटा यदि उसका पैरामीटर 80 मीटर दिया हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हो। यदि ये संभव है तो बेटा इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे। तो पैरामीटर कितना दिया हुआ है बेटा आपका 80 मीटर दिया हुआ है, और एरिया हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम जहाँ पे मान लेंगे बेटा लेंथ ब्रेथ को तो हमने फाइंड करना है, तो हम केवल लेट कर लेंगे बेटा, जो आपकी ब्रेथ है ना उसको तो हम x मान लेंगे बेटा, और जो आपकी लेंथ है ना उसको हम y मान लेंगे। जे हो चुका है बेटा, लेट मान लिया है हमने। और जो आपका पैरामीटर होता ना बेटा रेक्टेंगुलर का वो 2l + b के बराबर होता है, और जो आपका रेक्टेंगुलर का एरिया होगा ना वो l × b होता है बेटा। ये फॉर्मूले होंगे, इसको हमको याद रखना पड़ेगा बेटा। तो इसमें हमने ब्रेथ को x माना है और लेंथ को y माना है बेटा। तो सबसे पहले तो पैरामीटर लगाएंगे, तो पैरामीटर किसके बराबर होगा 2l + b होगा बेटा, l की जगह हम y लेंगे बेटा, और b का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ को हमने x माना है। तो ये हो चुका है, वो पैरामीटर हमारे पास गिवन है बेटा 80 मीटर, तो जहाँ पे 80 मीटर फिल करेंगे 2
इसको हम x प्लस वाई भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि प्लस है बीच में, तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा बेटा। 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और जहाँ से हम बेटा x जहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। आप चाहो बेटा x की वैल्यू भी निकाल सकते हो और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है बेटा, इसको तो हम 1 मान लेंगे बेटा। और इसके आगे ना एरिया दिया हुआ है, और एरिया हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, l इंटू बी होगा। एरिया हमारे पास 400 दिया हुआ है, और लेंथ को हमने बेटा y माना है और ब्रेथ को हमने x माना है। ये हो चुका है बेटा। और y की वैल्यू जहां से हमने निकाल लिया है, तो y की वैल्यू हम फिल कर सकते हैं। 400 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू हमारे पास 40 माइनस x है बेटा, इंटू x आ जाएगा। और x को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपका इस चीज रहेगा। x को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40x, और x को x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इसको ना हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये आपका एस टी ही रहेगा, प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा। जैसे कि हम पिछले सम में किया था ना, सबसे पहले जो स्टेटमेंट होगी ना उसको हमने बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आप फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिस्क्रिमिनेंट रूट से आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं, यानी कि वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है बेटा, तो हम बेटा डिस्क्रिमिनेंट रूल लगा देते हैं। जहाँ पे जो आपका डिस्क्रिमिनेंट रूल होता है ना, वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 2a होता है बेटा। तो सबसे पहले तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे बेटा। यदि ये पॉजिटिव और इज इक्वल टू 0 आ जाता है बेटा, तो इसके रूट संभव है, यानी कि लेंथ ब्रेथ संभव है बेटा, पॉसिबल है। यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाता है ना, यानी कि लेस देन 0 आ जाता है, तो तब इसके रूट्स संभव नहीं होंगे बेटा, तो इसकी लेंथ ब्रेथ हम फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे बेटा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा बेटा कि इसकी लेंथ ब्रेथ पॉसिबल है या नहीं है। तो b आ रहा है, और x के जो कॉम्पोजिट होगा ना उसको हम b कहते हैं बेटा। तो इसको ना हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे बेटा। तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे -4 a आ रहा है, और x स्क्वायर का कॉम्पोजिट a होता है, यानी कि जहाँ पे 1 लगा सकते हैं, तो 1 आ जाएगा। और इसके आगे c होगा बेटा, तो c की वैल्यू 400 है। 40 का स्क्वायर करेंगे ना तो 1600 आ जाएगा माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना ये भी आपका 1600 आ जाएगा, यानी कि 0 आ चुका है बेटा। यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, और बी स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए बेटा, तो तब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बेटा। यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आ जाए ना 0 से, तब हम रूट्स नहीं फाइंड कर सकते बेटा, वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसमें बेटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, बराबर 0 के आ रहा है बेटा, तो इसके हम लेंथ ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास लेंथ ब्रेथ आ जाएगी बेटा। b आ रहा है, और b की जगह हम जहाँ पे -40 लेंगे, एक माइनस पहले ही है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा। वो कितनी आई हुई है, 0 आ चुकी है बेटा। तो 0 आ जाएगी, जहाँ पे नीचे 2a की जगह 1 है बेटा, 40, और 0 का स्क्वायर रूट आपका 0 ही होगा बेटा। नीचे 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो 20 आ चुकी है। x की वैल्यू 20 आ चुकी है बेटा, और x हमने बेटा ब्रेथ को माना है, तो ब्रेथ कितनी आ चुकी है, 20 मीटर आ चुकी है। और जे एक्स की वैल्यू हम बेटा जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगी, y का मतलब होगा लेंथ आ जाएगी। तो जहाँ पे 20 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस करेंगे तो 20 मीटर आ चुका है जे भी, तो y को हमने लेंथ माना है बेटा, तो लेंथ भी हमारे पास 20 मीटर आ चुकी है बेटा। बिल्कुल इजी समय है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट समय आपका पूछा गया समय है बेटा। तो इसमें क्या था बेटा, इस स्टेटमेंट में क्या फाइंड करना था, ये पूछ रहा था बेटा। यदि आपका रेक्टेंगुलर पार्क का कोई ऐसा डिजाइन संभव है बेटा, तो तब उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करो। तो सबसे पहले हमने जो स्टेटमेंट थी बेटा
उसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है बेटा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जहाँ पे, तो इसके आगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे जे, और डिस्क्रिमिनेंट रूल से भी जे हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है बेटा। और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, ये आपका पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है बेटा। और इसमें 2 टाइप के सम आने हैं बेटा आपके इस एग्जाम में। एक तो आपको कहेगा वो कि जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करना होगा बेटा हमको। और जो सेकंड टाइप है ना, उसमें हमको बेटा वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहेगा, जैसे कि इस स्टेटमेंट में कहा था लेंथ ब्रेंथ फाइंड करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए। रूट्स वैल्यूज एक ही बात होता है बेटा, रूट्स भी कह सकता है वो और किसी की वैल्यू भी कह सकता है बेटा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप फैक्टराइजेशन मेथड से, डिस्क्रिमिनेंट रूल से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त हो चुका है बेटा। मुझे नहीं लगता कि यदि आपको कोई भी सम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाए ना इस एग्जाम में बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ पाओगे। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। इसके आगे बेटा आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है बेटा। इस चैप्टर से आपके 3-4 टाइप के सम बनने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा उसको कहेंगे जे एक नंबर्स की सीरीज होती है, नंबर्स की सीरीज, यानी कि 2, 4, 6 ऐसे ये नंबर की सीरीज होगी बेटा। और इस सीरीज को हम तब ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे बेटा, यानी कि एपी कहेंगे, जब इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए बेटा। जो आपका फर्स्ट नंबर होगा ना, इसको हम A1 से डिनोट करेंगे, इसके आगे A2 से, इसके आगे A3 से। इसका कॉमन डिफरेंस यदि आपका बेटा सेम आ जाए तो उसको हम एपी कहेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कितना डिफरेंस है बेटा, 2 का है, इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसमें, तो इसको हम एपी कहेंगे बेटा। ये क्लियर हो चुका है बेटा। तो इस चैप्टर से बेटा हमारे पास 3-4 टाइप के सम बनेंगे बेटा। एक तो आपको बेटा फर्स्ट टर्म पूछ सकता है वो कि फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं बेटा, यानी कि कौन सी टर्म होगी फर्स्ट टर्म। इसके आगे आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए वो बोल सकता है बेटा कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे बेटा इस चैप्टर में। ये आपने खास ध्यान रखना है। और इसके आगे हमारे पास टर्म निकालने को कहा जाएगा बेटा, और टर्म का मतलब होता है एन को निकालना है, नंबर ऑफ टर्म को बेटा। तो एन से डिनोट करेंगे। और एक बेटा इससे सम निकालने के लिए भी बोल सकता है, एपी में बेटा आपको सम निकालने के लिए भी बोल सकता है बेटा। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट सम आ रहा है ना बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे बेटा 2 स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है, इसके आगे स्क्वायर रूट 8, इसके आगे स्क्वायर रूट 18, इसके आगे स्क्वायर रूट 32 दिया हुआ है बेटा। इसमें हमने बेटा एक तो फर्स्ट टर्म निकालना है, फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे बेटा, ए से भी आप डिनोट कर सकते हो और A1 भी कह सकते हो आप, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, इसके आगे डी निकालना है बेटा, और डी को हम किससे डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस कहते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है एक, और एक यदि जे कह रहा है बेटा यदि आपका डी कॉमन डिफरेंस है इस एपी में, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालो बेटा। एक हमने नेक्स्ट 3 टर्म को निकालना है बेटा। तो हमारे पास 3 सम आ चुके हैं बेटा इसमें। सबसे पहले तो जे हमारे पास एपी दी हुई है बेटा, जे आपकी फर्स्ट टर्म होगी A1, जे A2, A3 और A4 होगी बेटा। जे हमारे पास एक एपी दी हुई है। तो एक तो फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो आपका फर्स्ट नंबर होगा ना उसको ही हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। तो ये तो क्लियर हो चुका होगा बेटा, जो एपी का फर्स्ट नंबर होगा ना उसको ही फर्स्ट टर्म कहेंगे हम, उसको हम ए से या A1 से डिनोट कर सकते हैं। और इसके आगे ना हमने डी निकालना है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस निकालना है बेटा, और कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला होगा ना बेटा, वो A2 से हम A1 माइनस करेंगे, इसके आगे A3 से A2 माइनस करेंगे, इसके आगे A4 से A3 माइनस करेंगे। यदि इसका डिफरेंस सेम आ जाए ना बेटा, यानी कि कॉमन आ चुका है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा बेटा, यानी कि ये इसकी डी होगा बेटा। जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना उसको हम डी कहेंगे, और डी के साथ साथ ही ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो गिवन है बेटा, तो इसलिए इसका डी तो संभव है बेटा, आएगा ही आएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, A2 से A1 माइनस करेंगे। तो A2 हमारे पास कितनी टर्म दी हुई है, कितना नंबर दिया हुआ, स्क्वायर रूट 8 दिया हुआ है, इसके आगे माइनस A1 हमारे पास
स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है और स्क्वायर रूट 8 के हम ना फैक्टर बनाएंगे, ऐसे पेयर बनाएंगे। तो पहले 2 पे जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा और इसका एक पेयर बन रहा है बेटा। एक पेयर बने तो उसका कॉमन 2 निकाल लेंगे और जिसका पेयर ना बने बेटा उसको हम स्क्वायर रूट के बीच में ही रखेंगे। इसके आगे स्क्वायर रूट 2 आपका एज इट इज रहेगा और 2 रूट 2 से हम 1 रूट 2 माइनस करेंगे ना तो हमारे पास 1 रूट ही बचेगा बेटा। ये हो चुका है। इसके आगे हम a3 माइनस a2 करेंगे। a3 हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट 18 है, माइनस a2 हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है और 18 के भी बनाएंगे बेटा, ऐसे ही फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 3 रूट 2 आ जाएगा। ये आपका एज इट इज रहेगा। स्क्वायर रूट 8 है बेटा, स्क्वायर रूट 8 के हमने बना लिया है। कितना बना था, 2 रूट 2 बना था बेटा। इसको हम 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं और 3 से 2 रूट 2 माइनस करेंगे ना तो हमारे पास 1 रूट ही बचेगा। इसके आगे क्या करेंगे बेटा, a4 से 3 करेंगे। a4 हमारे पास स्क्वायर रूट 32 दिया हुआ है और a3 हमारे पास स्क्वायर रूट 18 दिया हुआ है। 32 के स्क्वायर रूट जब हम निकालोगे ना तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बेटा। ऐसे ही आपने निकाल लेना है। 18 का हमने निकाल लिया है तो 3 रूट 2 आया हुआ था बेटा। 4 से 3 माइनस करेंगे तो आपका 1 रूट 2 आ जाएगा। यानी कि इसमें भी आपका डिफरेंस स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो यदि आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए बेटा उसको हम डी से डिनोट करेंगे, यानी कि इसका डिफरेंस है। तो डी हमारे पास कितना आ चुका है, स्क्वायर रूट 2 आ चुका है बेटा। ये आपको क्लियर हो चुका है बेटा। ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होना चाहिए बेटा। अब तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो आपका फर्स्ट नंबर होगा एपी में उसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, यानी कि ए से डिनोट करेंगे। और डी आप कैसे निकालोगे, a2 से a1 माइनस करना है, a3 से a2 माइनस करना है। यदि आपका डिफरेंस सेम आ चुका है तो उसको ही डी कहेंगे हम। डी हो चुका है बेटा। और इसके आगे हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है बेटा। तो कैसे निकालेंगे, यदि आपको 5th टर्म कहे वो, 3rd टर्म कहे वो, तो कैसे लिखेंगे इसको। तो यदि आपने बेटा कोई भी टर्म निकालनी हो ना उसको कैसे लिखना है, 5th निकालना है तो a प्लस इससे एक कम लिखेंगे 4d। 3rd टर्म निकालना हो तो a प्लस इससे एक कम लिखेंगे 2d लिखना है बेटा। ऐसे टर्म निकालनी है अपने। यदि आपको बेटा 100 में टर्म कहे ना वो फाइंड करने के लिए तो इसको कैसे लिखेंगे, a तो आएगा ही आपका और 100 में टर्म को निकालना है तो 100 से कम लिख लेना है तो 99 आ जाएगा और इसके साथ तो डी तो लगाना ही लगाना है बेटा। तो ऐसे आपने टर्म निकालनी है। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। कौन सी बनेगी बेटा, 4 तक तो टर्म दी हुई है तो हमने a5 a6 और a7 को निकालना है बेटा। और a5 को कैसे लिखेंगे ये हमने बता दिया बेटा। a5 को कैसे लिखेंगे, a तो आएगा ही आएगा, इससे कम लिखेंगे 4d आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, गिवन है बेटा स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 और d की जरूरत पड़ेगी बेटा। d हमने निकाल लिया है स्क्वायर रूट 2। इसको जब हम ऐड करेंगे ना, जे 4 है बेटा, जे 1 स्क्वायर रूट 2 है, ऐड करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये हमारे पास 5th टर्म आ चुकी है। इसके आगे 6 टर्म निकालेंगे। 6 को हम a प्लस 5d लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है प्लस 5d हमारे पास कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 2 और प्लस करेंगे तो 6 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बेटा। और इसके आगे हमने 7th टर्म निकालना है तो 7th टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस इसे के कम लिखेंगे 6d। तो इसमें वैल्यूज फिल करेंगे फिर से। a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है प्लस 6d हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है तो ऐड करेंगे तो 7 स्क्वायर रूट 2 आ चुकी है बेटा। तो हमने 3 टर्म निकालनी है वो हमारे पास आ चुकी है बेटा। बिल्कुल ईजी सम है बेटा। ये सम करने के बाद ना आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो इसमें क्या था बेटा, इसमें हमारे पास एक एपी थी बेटा, उसमें हमने फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म उसको कहेंगे जो फर्स्ट नंबर आएगा बेटा आपका, उसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, यानी कि ए से डिनोट करेंगे। इसके आगे डी आ रहा है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपने कैसे निकालना है, जो ए2 टर्म होगी ना सेकंड टर्म, उससे फर्स्ट टर्म माइनस कर देना है, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करोगे। और यदि आपका
सेम डिफरेंस आ जाए ना, उसको ही कॉमन डिफरेंस कहेंगे, हम डी से डिनोट करेंगे बेटा। इसमें डिफरेंस सेम था तो डी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ चुकी है। और नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालेंगे, कोई भी टर्म निकालने के लिए वो बोलिए बेटा, तो जे फॉर्मूले आपको आनी चाहिए बेटा। यदि आपको 5th टर्म कहे तो इसको हम a + 4d लिखेंगे, यानी कि इससे एक कम लिखना बेटा। 100वीं टर्म कहे तो इसको हम a + इस एक कम लिखेंगे, 99d आ जाएगा बेटा। ये क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बेटा। इसके आगे बेटा जो आपका समय है ना, ये भी चैप्टर नंबर 5 से लिया गया समय बेटा, काफी इंपॉर्टेंट समय है, आपका पूछा गया एग्जाम में समय है बेटा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लेस्ट 5, 11, 17 और 23। हमने बेटा ये चेक करना है कि जो 301 है ना, वो इस एपी की टर्म है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना एपी, उसको हम लिखेंगे। तो 5, 11, 17 और 23 दिया हुआ है, और हमने बेटा ये चेक करना है कि जो 301 है ना, वो इस एपी की टर्म है या नहीं है बेटा। यानी कि हमने एन निकालना है बेटा, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है कि ये संभव है, पॉसिबल है या नहीं है बेटा। तो एन निकालने के लिए ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, एन = a + n-1 और डी होता है बेटा। और इस फॉर्मूले के जरिए ना हम बेटा एन भी निकाल सकते हो। एन का मतलब होता है जो लास्ट नंबर होता है ना, उसको हम एन से डिनोट करेंगे, यानी कि लास्ट टर्म को हम एन कहेंगे बेटा। ए तो आपको पता ही है बेटा, ए को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म। और एन को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म को हम एन से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे। डी का मतलब हमको पता ही है बेटा, कॉमन डिफरेंस होता है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस। और ए बता दिया बेटा, एन भी बता दिया और ए एन भी बता दिया आपको बेटा। जो एपी में लास्ट टर्म होगी ना, उसको हम ए एन से डिनोट करेंगे, लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करेंगे, और इसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं बेटा। तो इसमें हमने बेटा एन को निकालना है। वो एग्जाम में बेटा आपको कोई भी वैल्यू पूछ सकता है बेटा, ए भी निकालने के लिए पूछ सकता है, एन भी, डी भी, और हमारे पास ए एन को भी निकालने के लिए वो पूछ सकता है बेटा। तो इसमें क्या क्या गिवन है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है A1, ये A2, A3 और A4, और ये हमारे पास लास्ट टर्म AN दी हुई है। तो हमको बेटा क्या क्या चाहिए, एक तो AN चाहिए, ए तो हमारे पास 301 दिया हुआ है बेटा, ए चाहिए, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म 5 दी हुई है बेटा, एन तो हमने निकालना ही है बेटा, और इसके आगे डी चाहिए, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, A2 से A1 माइनस करेंगे और A3 से A2 माइनस करेंगे, A4 से, जहाँ पे A3 से A2 माइनस करेंगे बेटा, और A4 से A3 माइनस करेंगे। यदि आपका डिफरेंस सेम आ चुका है बेटा, तो उसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, यानी कि D कहेंगे। तो सबसे पहले तो D निकाल लेते हैं हम। A2 हमारे पास 11, A1 हमारे पास 5 है बेटा, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। A3 हमारे पास 17, A2 हमारे पास 11 है बेटा, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसके आगे A4 हमारे पास 23, A3 हमारे पास 17 और माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसमें भी डिफरेंस 6 दिया हुआ है बेटा, इसमें भी 6 आ चुका है और इसमें भी 6 आ चुका है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ चुका है बेटा। तो हमारी पास सभी की सभी वैल्यू जहाँ पे फॉर्मूले में फिल करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा बेटा कि नंबर ऑफ टर्म पॉसिबल है या नहीं। इस एपी में 301 पॉसिबल है या नहीं है बेटा। तो ये वैल्यू हम जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ए एन आ रहा है, ए एन हमारे पास कितना दिया हुआ है 301 इज इक्वल टू, इसके आगे ए आ रहा है और ए की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई है, प्लस n माइनस 1 होगा, n तो हमने निकालना है, और d आ रहा है, और d हमने निकाल लिया है 6। 301 ये प्लस का 5 है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 और 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 296 आ जाएगा बेटा, 296 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 6 मल्टीप्लाई का है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड का हो जाएगा, तो n माइनस 1 ये 2 से कैंसिल करेंगे बेटा, जहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये 2 पे बेटा 14 और 8 आ जाएगा, यानी कि 148 आ जाएगा बेटा। तो 148 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा,
तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 148 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 148 ही आ जाएगा। इसके आगे 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 = n और प्लस करेंगे तो 151 के नीचे 3 आ जाएगा बेटा। ये संभव नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है बेटा। तो इसका आंसर नो आएगा बेटा। नो क्यों आएगा? जो आपकी नंबर ऑफ टर्म है ना बेटा वो आपकी नेचुरल नंबर में आनी चाहिए, नेचुरल नंबर में आनी चाहिए बेटा, यानी कि 0 से बड़ी आनी चाहिए, आपकी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए बेटा। उसको हम नंबर ऑफ टर्म नहीं कहेंगे। जे तो फ्रैक्शन में आ चुके हैं बेटा तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा। इसका आंसर नो आ चुका है बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, ये चेक कर लेना है कि आपकी जो n है ना नंबर ऑफ टर्म है ना बेटा वो आपकी बेटा नेचुरल नंबर में आनी चाहिए। यदि वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगी तो वो उसकी टर्म नहीं होगी बेटा। तो 301 है ना बेटा, हमसे पूछा था, ये चेक करना था कि ये पॉसिबल है, इसकी टर्म है या नहीं। तो इसकी टर्म जो 301 है बेटा वो नहीं है बेटा, क्योंकि जो आपकी n की वैल्यू है ना बेटा वो फ्रैक्शन में आ चुकी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर नो है बेटा। इस फॉर्मूले के जरिए आप a n और d निकाल सकते हो बेटा। कोई भी सम आ जाए बेटा, आपको एक AP गिवन होगी बेटा और उसमें जो हमको कहेगा ना एग्जाम में वो हमने निकाल देनी है, उसकी वैल्यू हमने निकाल देनी है। ये फॉर्मूला लगाकर बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, ये एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा। इसके आगे बेटा जो सम दिया हुआ ना बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट टाइप है बेटा। इसमें हमने सम को फाइंड करना है बेटा और सम को निकालने के लिए ना हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। Sn = n/2 2a ब्रैकेट में n-1 और d के बराबर होता है बेटा। ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। कभी भी आपको बेटा वो एग्जाम में सम फाइंड करने के लिए कहे ना तो ये फॉर्मूला लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो इसमें बेटा Sn सम को डिनोट करेंगे, n का मतलब वो नंबर ऑफ टर्म होगा बेटा, a का मतलब वो फर्स्ट टर्म होती है बेटा और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। जी हमने बेटा सेकंड सम में सब कुछ सीख लिया है बेटा कि कैसे आप an और d को निकाल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ टर्म को निकाल सकते हैं। तो इस सम में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि हमने बेटा 22 टर्म का सम निकालना है बेटा इस स्टेटमेंट में। तो इसके आगे दिया हुआ है विच डी हमारे पास गिवन दिया हुआ है बेटा 7 और जो आपकी 22nd टर्म है ना 22nd टर्म वो हमारे पास गिवन है 149 दी हुई है बेटा। तो ये हमारे पास गिवन था बेटा। तो हमने क्या करना है 22 टर्म का सम निकालना है बेटा। तो सम निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn = n/2 2a ब्रैकेट में n-1 और d के बराबर होता है बेटा Sn। इसमें क्या क्या चाहिए हमको, एक तो n चाहिए, n हमारे पास गिवन है बेटा तो हमने 22 टर्म को निकालना है। तो n को तो हम बेटा 22 फिल कर सकते हैं। जहाँ पे a आ रहा है, a की वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी बेटा। इसके आगे n तो हमको गिवन है बेटा 22 टर्म का सम निकालना है और इसके आगे d चाहिए और d हमारे पास गिवन दिया हुआ है 7। तो हमारे पास बेटा a की वैल्यू निकालनी है बेटा। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास 22nd टर्म गिवन है ना जहां से हम वैल्यू निकालेंगे बेटा। a 22nd है बेटा तो 22 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम a + 22 है बेटा इससे कम लिखेंगे 21 d आ जाएगा = 149 दिया हुआ है। a आपका एज टीज रहेगा और d की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो जहाँ पे फिल करेंगे 7 149 और 2 को 21 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 और 14 यानी कि 147 आ जाएगा आपका = 149। ये आपका प्लस का है बेटा, इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो आपका 2 आ चुका है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, d हमारे पास 7 आ चुका है बेटा। ये सभी की सभी वैल्यू जहाँ पे हम फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। तो क्या आ जाएगा Sn आ रहा है बेटा, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो हमने कितनी टर्म का सम निकालना है 22 का निकालना है बेटा। तो n की जगह 22 ले सकते हैं हम, जहाँ पे भी 22 आ जाएगा, नीचे 2 ब्रैकेट में 2a होता है बेटा। a की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 आ जाएगी प्लस n का मतलब 22 टर्म का सम निकालना है -1 और d हमारे पास गिवन है बेटा 7 फिल करेंगे जहाँ पे तो जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा 11 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 आ जाएगा। माइनस करेंगे 21
7 आपका एज डी रहेगा। 11 4 मल्टीप्लाई करेंगे बीच में 7 7 2 का 14 और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 151 आ जाएगा बेटा। और इसके आगे आपने मल्टीप्लाई कर लेना बेटा तो आपका सम 22 टर्म तक का सम आ जाएगा बेटा। ये आपकी लास्ट टाइप थी बेटा। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से सम देखने के लिए मिल सकते हैं बेटा। आपको फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू वो बोल सकता है निकालने के लिए, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए वो पूछ सकता है बेटा नंबर ऑफ टर्म बेटा। आपको यदि सम दिया हो गिवन तो आपने जे फार्मूला लगाकर एन को फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको बेटा लास्ट टर्म दे तो वो आपने बेटा ए एन का फार्मूला लगाकर आप एन फाइंड कर सकते हो और एक ए एन बोल सकते हैं बेटा वो फाइंड करने के लिए। इसके आगे एक सम को निकालने के लिए वो बोल सकता है बेटा। ये 3-4 टाइप के सम आने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो मुझे नहीं लगता बेटा यदि आपने इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना तो मुझे नहीं लगता आपका चैप्टर नंबर 5 से कोई सम बच पाएगा बेटा। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे बेसिक के साथ हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है बेटा। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। इसके आगे बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 आ जाता है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इससे 2-3 सम आपके पूछे जाने हैं बेटा इस एग्जाम में बेटा। तो काफ़ी चैप्टर इंपॉर्टेंट माना गया है बेटा। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर की थ्योरम है ना सबसे पहले तो वो कर लेते हैं बेटा और उसके रिलेटेड हम सम करने वाले हैं बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये तो आपको करके ही जाना पड़ेगा एग्जाम में बेटा। तो सबसे पहले जो थ्योरम आ रहे हैं ना बेटा उसका नेम है बीपीटी थ्योरम बेटा। बीपीटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम से जानते हैं बेटा और इसको ना थेल्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था बेटा, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम से हम जानते हैं बेटा। तो इस थेल्स थ्योरम में बीपीटी में क्या लिखा हुआ है बेटा, तो एक स्टेटमेंट दी हुई है बेटा। इसमें बोल रहा है जे इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन ए डिस्टेंस पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये बोल रहा है बेटा एक हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लिया जहाँ पे, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा। तो हम जहाँ पे ए बी सी मान लेंगे पॉइंट बेटा। और ये बोल रहा है स्टेटमेंट में बेटा यदि आपकी बीच में जो लाइन है ना बेटा वो पैरेलल दी हो बेटा, आपकी थर्ड साइड के बराबर दी हो, पैरेलल दी हो बेटा, तो उसकी जो रेशो होगी ना बेटा वो आपकी सेम होगी यानी कि इक्वल होगी बेटा। तो ये हमारे पास एक लाइन दी हुई है बीच में बेटा, ई एफ मान लेते हैं इसको। यदि आपकी बेटा ई एफ इस बी सी के पैरेलल है ना तो इसकी जो रेशो होगी ना बेटा, रेशो का मतलब होता है जे साइड्स की जो रेशो होगी बेटा ए ई बाई ई बी और ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी, जे बेटा आपकी इक्वल होगी। जे थ्योरम में जे बोल रहा है बेटा। तो सबसे पहले तो हमने डायग्राम बना ली बेटा। तो इसमें ई और एफ जहाँ पे एक पैरेलल दी हुई है बेटा बी सी के और इसकी रेशो को हमने प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो जहाँ पे लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन बेटा जो हमारे पास ई एफ लाइन दी हुई है ना ई एफ वो पैरेलल है बेटा बी सी के, ये हमारे पास गिवन है। और हमने शो क्या करना है बेटा, प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है बेटा जो इसकी रेशो है ना वो बराबर प्रूफ करनी है हमने। तो रेशो ए ई डिवाइडेड बाई ई बी इज इक्वल टू ए एफ वाई एफ सी, ये रेशो हमने प्रूव करनी है बेटा। इसकी हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे बेटा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है बेटा, जहाँ पे लिखेंगे एक तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बेटा जहाँ पे दोनों साइड, एक तो हम m मान लेंगे और एक को हम n मान लेंगे बेटा। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बेटा। तो जहाँ पे भी हम ज्वाइन करेंगे बेटा EC और BF को बेटा। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जो आपका एफ एम है ना बेटा वो परपेंडिकुलर है बेटा ए बी का, एक तो जे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने और एक जो आपका ई एन है ना बेटा ई एन वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए सी का। जे हमने बेटा कंस्ट्रक्शन कर लिया है बेटा यानी कि ज्वाइन कर लिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने कर लिया है बेटा। तो एफ एम आपका बेटा ए बी का परपेंडिकुलर है और ई एन आपका बेटा ए सी का परपेंडिकुलर है बेटा। और इसके आगे ना हमने क्या करना है बेटा, जहाँ पे रेशो को प्रूव करना है तो रेशो कौन सी आ रही है, सबसे पहले तो ए ई बाई ई बी आ रहा है और ए ई किसके ट्रायंगल में आ रहा है बेटा, वो ए ई एफ में आ रहा है बेटा। एक तो हम ट्रायंगल लेंगे बेटा
यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट होगा बेटा। एक तो ट्रायंगल हम उठाएंगे ए ई और एफ उठाएंगे, और इसके साथ बेटा एक ट्रायंगल लेंगे, इसमें बेटा नीचे ए ई के नीचे ई भी आ रहा है, तो एक ट्रायंगल हम जे उठाएंगे बेटा, ई बी एफ उठाएंगे। तो ई बी एफ ट्रायंगल लेंगे बेटा, तो इसमें बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि बेटा जो आपके परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे ना बेटा वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल ए ई एफ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल ई बी एफ भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस पे बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एक, जो आपका बेटा एरिया होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, इस पे बेटा रेशो में लगाएंगे हम फॉर्मूले, क्योंकि बेटा रेशो में हमने साइड्स को प्रूव करना है, इसलिए जहाँ पे एरिया जो होगा ना राइट एंगल ट्रायंगल का वो भी हम रेशो में लगाएंगे। तो ट्रायंगल ई बी एफ आ जाएगा। जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना बेटा वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, और जहाँ पे नीचे भी बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगी बेटा। तो 1/2 तो आपका स्टेज रहेगा, इसके आगे बेस आ रहा है बेटा। और ट्रायंगल ए ई एफ में कौन सा बेस आ रहा है बेटा, बेस जो होता है ना बेटा वो 90 डिग्री की जो नीचे साइड होती है ना उसको बेस कहते हैं। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर रहा है यानी कि 90 डिग्री है बेटा, तो इसमें बेस बेटा ए ई आ रहा है आपका, और इसके आगे हाइट, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हुए हैं बेटा उसको हाइट कहेंगे, तो एम एफ आ रहा है। नीचे भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा बेटा 1/2 बेस, और इसमें बेस बेटा आपका ई बी एफ में बेटा आपका बेस ई बी बन रहा है, तो ई बी आ जाएगा इंटू हाइट, और हाइट बेटा जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना हमने उसको हाइट कहते हैं हम। तो हाइट कौन सी है, एम एफ है बेटा आपकी। तो जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ से बेटा आपका ए ई बाई ई भी आ जाएगा बेटा। जे हमारे पास फर्स्ट आ चुका है बेटा। तो हमने क्या किया है बेटा, सबसे पहले तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था बेटा जो ट्रायंगल में जो आपकी एक साइड है ना यदि वो बेटा BC के पैरेलल हो, थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो उसकी रेशो को प्रूव कर रहे हैं बेटा हमने। तो सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल बना लिया, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए बेटा, और जे बेटा आपके राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे थे। एक तो ए ई एफ उठाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, और एक ई बी एफ उठाएंगे बेटा। ई बी एफ क्यों उठाएंगे, क्योंकि बेटा ई बी एफ में ही आपका ई बी आ रही है साइड, तो इसलिए दोनों के बेटा आपका एरिया के फॉर्मूला लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, इसलिए हम 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, और जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट आ चुका है बेटा। इसके आगे बेटा सेकंड में हमने ना ए एफ और एफ सी को प्रूव करना है बेटा। तो ए एफ किस ट्रायंगल में आएगा बेटा, ए एफ ई में आएगा, और एफ सी बेटा आपका एफ सी ई में आएगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल बेटा उठाएंगे फिर से हम। तो जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, एक तो ट्रायंगल हम ए ई एफ उठाएंगे बेटा, क्योंकि ए ई एफ में ही आपका ए एफ आ रहा है बेटा, और इसके साथ ही हम बेटा एक ट्रायंगल उठाएंगे जिसमें एफ सी आए बेटा। एफ सी जहाँ पे आ रहा है तो ये ट्रायंगल उठा लेंगे बेटा हम, तो एफ सी ई उठा लेंगे बेटा। जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा दोनों पे फिर से बेटा एरिया लगाएंगे, रेशो में लगाना है बेटा, क्योंकि हमने रेशो में साइड लेकर आनी है। तो एरिया ट्रायंगल ऑफ ए ई एफ, और नीचे ट्रायंगल बेटा एरिया का लगाएंगे हम एफ सी ई का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस जहाँ पे कौन सा आएगा बेटा, एफ आएगा, क्योंकि बेटा 90 डिग्री एन पे बन रहा है, तो जो 90 डिग्री के नीचे होती है ना साइड उसको बेस कहते हैं। तो बेस हमारे पास एफ आ चुका है, इंटू क्या होता है हाइट होती है बेटा, और हाइट इसमें बेटा ई एन है बेटा जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो नीचे भी वैल्यूज फिल करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस जहाँ पे कौन सा है बेटा, ट्रायंगल एफ सी ई में एफ सी आएगा बेस, तो एफ सी आ चुका है, और हाइट बेटा जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ना हमने वो आ जाएगी, यानी कि ई एन आ जाएगी। तो ई एन आ चुका है, जे आपका कैंसिल हो चुका है, जे भी आपका 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बेटा ए एफ और नीचे एफ सी बन चुका है बेटा, जे हमारे पास सेकंड आ चुका है बेटा। तो इसमें बेटा क्या करना होता है, इसके आगे रेशो तो इसकी बराबर आ चुकी है बेटा, इसके
एरिया भी बराबर आना चाहिए बेटा। तो इसमें बेटा जो फर्स्ट में बेटा ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ और जहाँ पे भी एरिया ट्रायंगल ए ई एफ है बेटा, ये तो एरिया दोनों सेम है बेटा। और इसके जो नीचे है बेटा ई बी एफ और ट्रायंगल एफ सी ई, इसका भी एरिया हमको सेम बनाना होगा बेटा। तो इसलिए जो क्लास 9th में एक थ्योरम की थी हमने बेटा, जो ट्रायंगल ई बी एफ, एक तो ट्रायंगल आपका ई बी एफ एंड एक ट्रायंगल बेटा आपका एफ सी ई, कौन सा बन रहा है डायग्राम में हम चेक करेंगे बेटा। ई बी एफ आ रहा है बेटा, ई बी एफ, एक तो जे ट्रायंगल बेटा और एक जे ट्रायंगल बेटा। इसमें कौन सा बेस कॉमन आ रहा है बेटा, इसमें ई एफ आ रहा है। तो जहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ई बी एफ एंड ट्रायंगल एफ सी ई आर कॉमन बेस, आर कॉमन बेस कौन सा कॉमन आ रहा है बेटा, ई एफ आ रहा है, ई एफ एंड पैरेलल टू और इसके साथ बेटा जो बेस है ना उसके साथ पैरेलल साइड कौन सी आ रही है, वो बीसी आ रही है एंड पैरेलल टू बीसी। तो देन बेटा तो क्लास 9th में हमने थ्योरम की थी, यदि आपके ट्रायंगल का बेटा कॉमन बेस आ जाए और पैरेलल लाइन आ जाए बेटा, तो उसका जो एरिया होगा ना दोनों ट्रायंगल का वो भी सेम होगा बेटा, यानी कि इक्वल होगा। तो इसका एरिया, एक तो एरिया आपका ट्रायंगल ई बी एफ का और एक बेटा एरिया आपका जो इसके साथ ट्रायंगल लिया है एफ सी ई का, ये दोनों एरिया बेटा आपका सेम होगा बेटा। हमने क्लास 9th में ये थ्योरम की है बेटा। तो जहाँ पे कॉमन बेस और पैरेलल लाइन थी बेटा, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा। तो जहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड से यदि इनका बेटा एरिया सेम है तो इसकी जो फर्स्ट एंड सेकंड से जो रेशियो आई है ना बेटा वो भी आपकी सेम होगी बेटा। तो फर्स्ट से ए ई डिवाइडेड बाई ई बी इज इक्वल टू सेकंड से ए एफ बाई एफ सी आ चुकी है बेटा। जे रेशो हमने प्रूव करनी थी बेटा, ए ई बाई ई बी आ चुका है और राइट हैंड साइड पे ए एफ बाई एफ सी आ चुका है बेटा। जे हमने रेशो को प्रूव करना था बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, इसको थेल्स थ्योरम से भी जानते हैं हम। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, तो इस स्टेटमेंट में था बेटा जो आपकी जो जे साइड है ना ई एफ, यदि वो पैरेलल हो बेटा बी सी के, तब उसकी रेशो भी बराबर होगी बेटा साइड होगी। तो जे हमने प्रूव करना था बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, काफ़ी बार आपकी पूछी गई है बेटा, आपकी 5-4 नंबर में आने वाली है ये थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इसको तो छोड़ने की गलती मत करना। तो चलते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी की ओर। इसके आगे बेटा आपकी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम आ रही है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, काफ़ी बार पूछी गई है एग्जाम में बेटा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो। इसमें बताया हुआ है बेटा, एक ट्रायंगल है आपके पास, ये ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा, तो इसमें बताया हुआ है बेटा, इसको हम ए बी सी मान लेंगे। तो इसमें बताया हुआ है बेटा यदि आपकी इसकी जो रेशो है ना वो सेम है बेटा, तो तब आपने बेटा जे प्रूव करना है, जो आपका जे साइड है ना ई एफ वो पैरेलल टू है बी सी का बेटा, बिल्कुल कन्वर्ज है, उल्टा प्रूव करना है बेटा। तो जो हमने बेटा पिछली थ्योरम में किया था ना उसमें बेटा रेशियो को प्रूव किया था, जे हमारे पास गिवन था। तो इस बार हमको बेटा रेशियो गिवन दे दी है बेटा और जे हमने प्रूव करना है बेटा, जो ई एफ है ना वो बी सी के पैरेलल प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले तो जहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है ना, गिवन क्या है स्टेटमेंट में, इसकी ट्रायंगल की जो रेशियो है ना वो बराबर दी हुई है बेटा, ए ई वी इज इक्वल टू ई एफ डिवाइडेड बाई एफ सी, यानी कि ट्रायंगल की जो रेशियो है ना बेटा वो गिवन है हमारे पास। और हमने जहाँ पे प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है बेटा, तो प्रूव हमने बेटा जो ई एफ है ना बेटा साइड वो पैरेलल प्रूव करनी है बेटा बी सी के, जे हमने प्रूव करना है बेटा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे बेटा, हम जहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करेंगे बेटा, तो जहाँ पे एफ डैश मान लेंगे बेटा, जे एफ आ चुकी है और इसको हम एफ डैश मान लेंगे बेटा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन द लाइन ई एफ डैश, जहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे बेटा ई एफ डैश को हम ज्वाइन कर लिया बेटा। और हमने बेटा अब प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू बी सी प्रूव करना है बेटा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो पिछली थ्योरम की थी ना बीपीटी वो अप्लाई करेंगे जहाँ पे बेटा। तो हम जहाँ पे लेट सपोज कर लिया बेटा, तो जहाँ पे हम मान लेते हैं बेटा जो ई एफ है ना आपका
वो इज नॉट पैरेलल टू है, नॉट पैरेलल टू BC। तो हमने मान लिया बेटा, हमने प्रूव क्या करना था इसमें, हमने प्रूव करना था EF पैरेलल टू BC है बेटा। तो हमने मान लिया बेटा, उल्ट मान लिया बेटा, जो EF है ना वो पैरेलल टू BC नहीं है बेटा। इसकी जगह हम एक क्या किया है, न्यू लाइन ड्रॉ किया है बेटा। देन ए न्यू लाइन ड्रॉ, हमने एक न्यू लाइन ड्रॉ कर ली बेटा, EF डैश जो इस पैरेलल टू है, पैरेलल टू है बेटा जो BC के। तो हमने इसमें मान लिया बेटा जो EF है ना वो तो BC के पैरेलल नहीं है, उसकी जगह हमने EF डैश मान लिया बेटा जो आपका BC के पैरेलल है। इसको हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे बेटा। तो जे मान लिया, तो जहाँ पे हम BPT थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा। तो BPT थ्योरम क्या कहते हैं बेटा, जो हमने जे लाइन ड्रॉ की है ना EF डैश, इस पे हम BPT थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, AE/EB आ जाएगा। एक तो आपका AE/EB आ चुका है, इज इक्वल टू F डैश ड्रॉ किया है। तो जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो AF डैश बाई F डैश C आ जाएगा बेटा, जे आ जाएगा जहाँ पे अप्लाई किया है। तो जे हमारे पास सेकंड आ चुका है बेटा, जो हमारे पास गिवन है ना उसको हम 1 मान लेंगे बेटा। तो AE/EB है, तो जहाँ से हम वैल्यूज फिल कर सकते हैं। जो आपका AE/EB है ना वो AF/FC के बराबर है बेटा। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो जहाँ पे AF/FC आ जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा जो आपका AE/EB है ना ये हमारे पास AF/FC के बराबर दिया हुआ है बेटा गिवन में। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे ये आपका ST रहेगा F डैश C, जे जहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1। रीजन हमने बता दिया बेटा कि जे जो वैल्यू आई है ना बेटा वो फ्रॉम 1 से आई है बेटा। इसके आगे हमने क्या करना है ना, दोनों साइड बेटा 1 को ऐड कर देना है, दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ऐड करेंगे बेटा हम, तो AF/FC प्लस 1 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे भी हम 1 ऐड करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा दोनों साइड 1 प्लस करेंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बेटा जो प्लस का है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये तो मैथ्स का हो जाएगा, यानी कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपका। तो दोनों साइड 1 ऐड करेंगे। अब इसका हम LCM निकालेंगे। तो इसका LCM क्या आ जाएगा बेटा, FC आ जाएगा। 1 को AF के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और FC को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा। और राइट हैंड साइड पे भी हम LCM निकालेंगे, F डैश C आ जाएगा। 1 को AF डैश से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस F डैश C को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा। इसके आगे हम AF प्लस FC बन रहा है बेटा, तो AF ये बन रहा है बेटा और FC ये बन रहा है, दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास AC आ जाएगा। तो AC यहाँ पे फिल करेंगे, ये आपका ST रहेगा। इसके आगे AF डैश और F डैश C आ रहा है। AF डैश कौन सा बन रहा है, J, और F डैश C बन रहा है J बेटा, और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास AC आ जाएगा। तो जहाँ पे भी AC आ जाएगा और जो नीचे है ना F डैश C, ये आपका ST रहेगा बेटा। इसके आगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो AC के साथ F डैश C आ जाएगा इज इक्वल टू, और AC के साथ आपका FC आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, और C से C भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास F डैश इज इक्वल टू F आ चुके हैं बेटा, यानी कि एक ही लाइन पे बेटा आपका F और F डैश दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। ये क्या बन चुका है, इट इज कॉन्साइड बन चुका है बेटा, कॉन्साइड, यानी कि ये संभव पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि बेटा F डैश इज इक्वल टू F आ चुका है, यानी कि J पॉइंट और J पॉइंट बेटा ये दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा, ये पॉसिबल नहीं है बेटा, तो ये रॉन्ग प्रूफ हो चुका है बेटा। जहाँ पे लिखेंगे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है बेटा। जी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, आपकी पूछी गई है एग्जाम में बेटा। तो हमने क्या करना था बेटा, इसमें दोबारा रिपीट कर रहे हैं बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें हमारे पास क्या था बेटा, जो रेशियो है ना ट्रायंगल की, ये हमारे पास गिवन थी इस बार, और हमने बेटा EF पैरेलल टू शो करना था BC के। तो हमने बेटा मान लिया जहाँ पे जो EF है ना वो तो पैरेलल नहीं है, इसकी जगह हमने मान लिया बेटा न्यू पॉइंट, न्यू लाइन ड्रॉ कर ली जहाँ पे EF डैश जो कि पैरेलल टू है BC के बेटा। तो लास्ट पे F और F डैश दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा, जे इट इज कॉन्साइड हो चुके हैं बेटा, जे पॉसिबल नहीं है बेटा, तो इसलिए ये रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है। तो जो आपका EF है ना, जो आपका बेटा EF है ना
वो ही आपका बेटा BC के पैरेलल होगा। जे हमने प्रूव करना था बेटा, कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, जे भी काफ़ी बार पूछी गई है। आपका 4 या 5 नंबर में जे थ्योरम आने वाली है बेटा। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 6 में जो थ्योरम थी ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो आपकी एग्जाम में पूछी गई थ्योरम थी बेटा, वो हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवा चुके हैं बेटा। इसके रिलेटेड जो सम आएंगे ना बेटा, वो भी 1-2 सम हम आपको करवा देते हैं, तो आपका चैप्टर नंबर 6 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा बेटा। तो चलते हैं सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया सम है बेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, एक डायग्राम दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे बेटा। ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जहाँ पे ABC लिखा हुआ है, और बीच में बेटा एक पैरेलल दी हुई है, तो जहाँ पे DF और E दिया हुआ है बेटा। जो आपका बेटा DF है ना, स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि बना, जो आपका DE है ना, वो पैरेलल टू AC के है बेटा। यानी कि जो आपका DE है ना, ये आपका पैरेलल है बेटा AC के। इसके आगे बेटा जो आपका DF है ना, DF वो पैरेलल है AE के। यानी कि जो आपका DF है ना, जे आपका बेटा पैरेलल है AE के। तो हमने बेटा प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है बेटा, जो आपकी रेशो है ना BF/FE, वो हमने प्रूव करनी है, इक्वल प्रूव करनी है बेटा। BE और EC के बराबर प्रूव करनी है बेटा। जे हमने शो करना है, यानी कि प्रूव करना है बेटा, प्रूव करना है जे हमने। काफ़ी इंपॉर्टेंट समय बेटा, आपका 3 नंबर में पूछा गया समय है बेटा। तो इस पे ना BPT थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल उठाएंगे बेटा, ABE उठाएंगे बेटा। तो जहाँ पे ट्रायंगल ABE उठाएंगे बेटा, तो ABE में बेटा जो आपका DF है ना, वो पैरेलल है बेटा AE के। ये हमारे पास गिवन है बेटा। तो ट्रायंगल ABE में बेटा DF पैरेलल दिया हुआ है AE का। BPT थ्योरम हमको क्या कहती है बेटा, यदि आपकी 2 साइड्स पैरेलल होना, तो उसकी जो रेशो होगी ना, वो भी बराबर होगी बेटा। ये हमने प्रूव किया है थेल्स थ्योरम, यानी कि BPT में। तो ABE में DF आपका पैरेलल दिया हुआ है AE का बेटा, तो BPT थ्योरम जहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, तो आपकी जो रेशो होगी ना इस ट्रायंगल की, यानी कि AD/DB इज इक्वल टू BF/FE के बराबर हो जाएगी बेटा। BF/FE के बराबर। ये हमारे पास फर्स्ट आ चुकी है बेटा। यानी कि बेटा यदि आपकी बेटा जो 2 साइड्स बराबर होना बेटा, तो उस ट्रायंगल की रेशो भी बराबर होती है बेटा। ये हमने BPT में प्रूव किया है बेटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ चुका है बेटा। इसके आगे बेटा हम पूरा का पूरा ट्रायंगल उठाएंगे बेटा, वो ABC उठाएंगे। तो नाउ ट्रायंगल ABC लेंगे बेटा अब। तो ABC में क्या है बेटा, जो आपका DE है ना, वो पैरेलल दिया हुआ है AC के। यानी कि जो DE है ना, वो पैरेलल है बेटा आपका AC में। तो इस पे भी आपका BPT थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। यदि J पैरेलल है बेटा, DE पैरेलल टू AC है, तो इसकी जो रेशो होगी वो भी बराबर होगी बेटा। एक तो आपकी AD/BD आ जाएगा, AD/BD आ जाएगा इज इक्वल टू, हमने बेटा DE पैरेलल दिया हुआ है AC का, तो क्या आ जाएगा BE और डिवाइडेड बाई EC आ जाएगा बेटा। जे हमारे पास सेकंड आ चुका है बेटा। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या था, AD/DB इज इक्वल टू BF/FE आ चुका है, और सेकंड में हमारे पास बेटा AD/BD इज इक्वल टू BE/EC आ चुका है बेटा। तो फर्स्ट में बेटा AD/DB किसके बराबर दिया हुआ है, BF/FE के बराबर दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू जे है बेटा, तो जहाँ पे हम फिल करेंगे, तो AD/BD किसके बराबर दिया हुआ है बेटा, BF/FE के बराबर दिया हुआ है बेटा, इज इक्वल टू जे आपका एज टी ही रहेगा बेटा। तो यही तो हमने प्रूव करना है बेटा। प्रूव में क्या करना था, जो आपका BF/FE है ना, वो आपका BE और EC के बराबर आना चाहिए बेटा। बिल्कुल बराबर आ चुका है बेटा। जे हमने प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है बेटा, जहाँ पे ना BPT थ्योरम अप्लाई किया है बेटा हमने। तो गिवन में क्या था बेटा, हमारे पास जो DF था वो पैरेलल था AE के,
और जो आपका DE था वो पैरेलल था AC के बेटा। यदि आपका पैरेलल साइड्स हो ना बेटा तो उस ट्रायंगल की रेशियो भी बराबर होती है बेटा। यही तो हमने बेटा BPT थ्योरम में प्रूव किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट समय बेटा, आपका 3 नंबर में पूछा गया समय बेटा। इसके साथ ही ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका बेटा चैप्टर नंबर 6 का समाप्त हो चुका है बेटा। तो इस सीरीज की ये सेकंड क्लास थी बेटा। सेकंड क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को कंप्लीट किया है बेटा। और इसके आगे हम 2 क्लासेज और लेने वाले हैं बेटा, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस 4 क्लासेज में समाप्त होने वाला है बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। तो यदि आप चाहते हो कि इसके साथ ही हम फिर से ऐसी ही क्लास फिर से लेकर आए बेटा, तो इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।